हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत। आज हम फिर सामान्य विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने मैथमेटिक्स के वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने मिक्स क्वेश्चंस करे हैं। तो अब हम बहुत ही जल्द उनको टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आर्मी के लिए। अभी एमपी कांस्टेबल की जैसे कि आपने देखा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम एमपी कांस्टेबल का या पटवारी का या हमारे आर्मी का सारा उसमें कॉमन पढ़ेंगे। ठीक है, जो जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता, जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए। और अगर वीडियोस जैसे ही पसंद आए तो आप उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो हम डिस्कस करते हैं अपना टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम सामान्य विज्ञान का। क्या क्वेश्चन है कि किसी द्रव के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वथनांक क्वथनांक देखिएगा, क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, क्वथनांक दैट मीन्स इंग्लिश में आप बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग है ना, समझते हो ना, बॉइल करना है ना, उबालना। उबलने के पॉइंट को, क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दाब को बढ़ाकर। इस एरो को समझिएगा, बढ़ाकर और नीचे मतलब घटाकर। तो दाब को बढ़ाकर क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है। किसके? किसी द्रव के। द्रव के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके दाब को बढ़ाकर। अब इसका एक नॉर्मल एग्जांपल हम दिनचर्या में जो देखते हैं, आपने देखा होगा कि आप यूं कुछ गर्म करने के लिए या आलू उबालने के लिए रख दीजिए, वो ज़्यादा समय लेंगे बजाय उसके कि आपने उनको कुकर में रखा हुआ है। क्यों? कुकर को आप उसको ढक देते हो, देखिएगा उसमें क्या होता है, हमारा दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए वो जल्दी उबल जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। विद्युत किससे उत्पन्न होगा। ऑप्शन दे रखे हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनेमो या मोटर। हमें यह बताना है कि विद्युत किससे उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डायनेमो। अब हम देखेंगे डायनेमो क्यों। अब इसे तो नाम कम सुना है आपने, आपने उसका नाम सुना है जैसे कि जनरेटर। जनरेटर का नाम सुना है ना, जनरेटर, उसी का दूसरा नाम है डायनेमो। और जनरेटर क्या करता है, कहीं हमारे शादी पार्टी कहीं होती है तो लाइट का हमें डर होता है, तो हम क्या लेके आते हैं, जनरेटर लेके आते हैं। क्यों? कि लाइट चली गई तो जनरेटर को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें विद्युत मिल जाएगी, मतलब कि लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये डायनेमो ही जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर आपने सभी ने सुना है, डायनेमो कम सुना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत किससे उत्पन्न होगा, डायनेमो से उत्पन्न होगा। इसी का दूसरा नाम जनरेटर है, जनरेटर का दूसरा नाम डायनेमो है। अब हम देखते हैं कि भैया डायनेमो से विद्युत उत्पन्न होती है, जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है, तो वो कैसी विद्युत उत्पन्न होती है। अब आपने देखा होगा कि दो तरह की करंट होती है, कि एसी करंट होती है और एक डीसी करंट होती है। एसी और डीसी क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये होती है अल्टरनेट करंट होती है, अल्टरनेट करंट होती है, और ये होती है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो हमारे डायनेमो जनरेटर से कौन सी करंट उत्पन्न होती है, डायरेक्ट करंट उत्पन्न होती है। अब हम देख लेते हैं हमारे घरों में जो करंट आती है वो कौन सी होती है। अरे घरों में जो करंट आती है वो होती है हमारी अल्टरनेट करंट होती है। अल्टरनेट करंट घरों में आती है हमारे। और हमारे जो डायनेमो जनरेटर या बैटरी से जो उत्पन्न करंट होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट करंट होती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि भैया अल्टरनेट करंट खतरनाक होती है या डायरेक्ट करंट खतरनाक होती है, एसी ज़्यादा डेंजर होती है या डीसी ज़्यादा डेंजर होती है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने वीडियो देखा है तो, और उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर यानी कि उसको हम पी से डिनोट करते हैं शक्ति को। तो इसका हम सूत्र लिख लेते हैं तो हमें इसका मात्रक निकालना भी आ जाएगा कि शक्ति का मात्रक क्या है। ये ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप। ठीक है, बात ध्यान से, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पावर, शक्ति बराबर क्या होता है, हाँ हिंदी में लिख लेते हैं। शक्ति बराबर होता है हमने जो कार्य किया है और वो कार्य कितने समय में किया है। ये कार्य कितने समय में किया गया है वही हमारी क्या है, शक्ति है। तो कार्य बटे समय। शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं, कार्य को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और समय को टी से, टी टाइम, वर्क एंड पावर। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, याद रखिएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और टी का क्या, सेकंड होता है। तो हमसे पूछा क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक ऑप्शन में देख लीजिएगा, जूल प्रति सेकेंड। अगर ये ना हो तो इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा, क्या बनता है, वॉट। क्या बनता है, वॉट। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट आए तो वॉट लगाइएगा, या फिर जूल प्रति सेकेंड, वाट। ठीक है ना, वो है ना, वॉट। जूल प्रति सेकेंड क्या है, शक्ति का मात्रक है।
क्वेश्चन है कि छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है। छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है। ऑप्शन है अधिकतम होता है, शून्य होता है, न्यूनतम होता है, अज्ञात होता है। तो हमने पहले वाले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हो तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एक स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को बांध दिया जाए और स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो यह हमेशा नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक एक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक चुंबक में। अब उसने पूछा है मध्य में जड़ चुंबकत्व के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है। मध्य में चुंबकत्व कितना होता है ये हमको बताना है। तो अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, अज्ञात होगा, शून्य होगा। इसका आंसर आएगा शून्य, क्योंकि मध्य में चुंबकत्व क्या होता है, छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जी का मान अधिकतम कब होता है। पर पहले अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, पहले हम ये देख लें कि जी होता क्या है। जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है ये, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है, इसका मान क्या है। गुरुत्वीय त्वरण समझते हो कि नहीं। जैसे मान लो कोई वस्तु मैंने ऊपर फेंकी है तो वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी, किसके कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। वही है जी। इसका मान भी देख लीजिए आप। जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह गुरुत्वीय त्वरण होता है उसी के कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब क्वेश्चन है हमारा कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है। अधिकतम कहाँ होता है भैया, अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अब ये अधिकतम पूछ लिया हमसे, खाली यही थोड़ी ना पूछा है। देखो ये क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा कि जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम कहाँ होता है वो भी हम देख लेते हैं। न्यूनतम कहाँ कहाँ होता है भैया, सबसे न्यूनतम बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम पृथ्वी से कोई वस्तु फेंकते हैं तो वो जमीन पर आ जाती है। तो हम यहाँ भी देख लेते हैं कि मान लो ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब पृथ्वी की सतह के अंदर तो आपने देखा मिट्टी और पत्थर कंकड़ ये होंगे और ऊपर ये होगा हमारा वायु हो रही है। तो जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी कम होता जाता है। समझ में आया कि नहीं। ऊपर जाते जाते हैं ना तो कम होता जाता है, कम होता जाएगा, कम। नीचे जाएंगे पृथ्वी की सतह से तो भी कम होगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, बहुत न्यूनतम सबसे कम होता है। और ध्रुव पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जी को क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर हो गया। और एक कि पृथ्वी के तेज घूमने पर, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमने पर, पृथ्वी जो नॉर्मल घूम रही है अगर उससे ज़्यादा घूमने लगेगी पृथ्वी तो भी जी का मान क्या हो जाएगा, कम। तो क्या क्या याद रखा, पृथ्वी ज़्यादा तेज घूमने पर जी का मान कम हो जाता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान कम, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम, सबसे ज़्यादा होगा ध्रुवों पर। आवेश रहित, इनमें से आवेश रहित कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश रहित होता है कि प्रोटॉन आवेश रहित होता है कि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। मैं आपको तीनों का बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को हम ए से डिनोट करते हैं और ये हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लिए हुए होता है। प्रोटॉन को हमेशा हम पी से डिनोट करते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव साइन, पी से पॉजिटिव साइन लिए हुए रहता है प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है इस पर ना तो प्लस साइन होता है ना माइनस साइन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन से तुम्हें समझ में आया होगा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गियर में होती है और गियर सारे निकाल देते तो न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल मतलब कि किसी गियर में नहीं रहती, ना प्लस ना माइनस। तो आवेश रहित कौन सा होगा, न्यूट्रॉन हमेशा आवेश रहित होगा, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों के खोजकर्ता कौन है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको आता है, नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। आपके लिए होमवर्क है। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा होगा, जो कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देगा। तो क्या होगा, माइक्रोफोन होगा या लाउड स्पीकर होगा, दोनों में से कौन सा होगा। तो इनमें दोनों में से होगा हमारा माइक्रोफोन। अब हम ये याद कैसे करें कि भैया ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल दे। तो एक बात बताइए, जैसे ये लगा, ये क्या है हमारा माइक्रोफोन, इसे कह सकते हो, ठीक है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ ये नॉर्मली बोल रहा हूँ, ये इसमें ध्वनि तरंग है क्योंकि ये ध्वनि है। तो ध्वनि इसके अंतर्गत जाती है और फिर ये आपको ईयरफोन के तहत सुनाई देती है। दैट मीन्स
क्या होता है कि वो जो ध्वनि तरंग है वो परिवर्तित हो गई है कौन सी में, विद्युत तरंगों में। तो ये माइक्रोफोन का काम होता है। माइक्रोफोन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं तो ये ध्वनि तरंग है, ये वायर के माध्यम से कहीं और जाके आवाज़ आती है, दैट मीन्स वो ध्वनि तरंग, विद्युत तरंगे, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में वो परिवर्तित कर देता है। वैसे ही लाउड स्पीकर को देखो, लाउड स्पीकर जो लगा रहता है वहाँ क्या होता है कि विद्युत तरंगे आ रही है, उस वायर के थ्रू विद्युत तरंगे आ रही है और फिर वो स्पीकर बजता है तो आवाज़ बाहर आती है। दैट मीन्स वो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ये क्या करता है, ये विद्युत तरंगों को चेंज कर देता है। ये क्या कर देता है, विद्युत तरंगों को चेंज कर देता है ध्वनि तरंगों में, ध्वनि तरंगों में। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखिएगा कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में माइक्रोफोन बदलता है और लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, परिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित होकर बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो ये हमको बताना है ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा। आप खुद देखिएगा, जरा सोचिएगा अपने लाइफ में इसको यूज़ करके कि ठंड के दिनों में अगर आप किसी को आवाज़ लगाते हैं तो दूर तक आवाज़ नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि हवा की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। उस कारण से हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। क्यों क्यों नहीं जाती है? क्योंकि भैया ये जो ध्वनि है ये क्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। निर्वात में, कहाँ पर, निर्वात में। आपने देखा होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे कि चंद्रमा पर जब कोई व्यक्ति पास में खड़ा है और चाहे वो इधर से कितनी जोर से चिल्ला रहा हो लेकिन उस दूसरे व्यक्ति को सिर्फ मुंह हिलता हुआ दिखाई देगा लेकिन उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं है, माध्यम नहीं है, वहाँ निर्वात है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। इसलिए ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, तो मैंने बताया ठंड में हमारी आवाज़ दूर तक नहीं जाती, लेकिन गर्मी के दिनों में हमारी आवाज़ दूर दूर तक चली जाती है, क्योंकि उसमें हवा जो होती है वो विरल हो जाती है, सघन की बजाय विरल रहती है। तो हम इसको देखते हैं कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है और ताप घटने पर ध्वनि का वेग घटता है, वेग उसका घटता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, समय के साथ उसका विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पर ध्वनि की स्पीड क्या होगी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। जहाँ पर ताप क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, वहाँ पर 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब यूँ मत सोचना कि यहाँ पर तो हवा ही खत्म हो गई, मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो भी हमारी ध्वनि का जो संचरण होगा वो होगा 332 मीटर प्रति सेकंड पर। और ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हमने सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। और ऐसे दोस्तों को जिनके पास वीडियो नहीं है आप उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी वीडियो का मज़ा लें। और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए दोस्तों। अब वो मंजिल दूर नहीं है, हम उसके करीब आ चुके हैं। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि नेगेटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करें, आप जो आपको बैकवर्ड खींचे। आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।